लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ सबसे पहले रिसिप्ट की बात करें तो रिसिप्ट मींस मनी इज रिसीव्ड, ठीक है। इफ मनी इज रिसीव्ड रेगुलरली देन इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। इफ मनी इज नॉट रिसीव्ड, मनी इज रिसीव्ड नॉट रेगुलरली इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मींस ऐसा होता है कि जिसमें पैसे आपको रेगुलरली नहीं मिलते, राइट। अब रेगुलरली नहीं मिलते दैट मींस सेल ऑफ असेट, आप कभी कभी सेल करोगे असेट का, वो भी फिक्स्ड असेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन सेल ऑफ बिल्डिंग, लैंड, ओके, दिस इज द कैपिटल रिसिप्ट। नाउ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मींस आपको पेमेंट रेगुलरली मिल रहा है, आपको पेमेंट रेगुलरली मिल रहा है, मनी इज रिसीव्ड रेगुलरली इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। उसके एग्जांपल हमने देखा था, तो सेल ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ कमीशन, अगर आपके कमीशन का बिजनेस है तो कमीशन आपको रेगुलर मिलता रहेगा। सो दिस आर द रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस पेमेंट इज मेड बट नॉट रेगुलरली। पेमेंट तो करते हैं लेकिन रेगुलर पेमेंट नहीं करते। जैसे परचेज ऑफ असेट, अगर हम परचेज करते हैं असेट को, फिक्स असेट को, तो वो हम रेगुलरली परचेज नहीं करते, तो उसका रेगुलर पेमेंट भी नहीं होगा। सो दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस द पेमेंट विच इज मेड रेगुलरली। मतलब यहां क्या है कि आपको हर बार रेगुलरली पेमेंट कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ वीक्स के बाद आपको एक मंथली या वीकली या बाई मंथली आपको पेमेंट करना ही होता है। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, राइट, परचेज ऑफ गुड्स होगा, वो आपको रेगुलर पेमेंट करना होगा। पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ ऑक्ट्रॉय, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, दिस आर नोन एज रेगुलर एक्सपेंडिचर। सो उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब यहां था कि रेगुलर इन नेचर। अब हम आज का टॉपिक में देखेंगे तो सबसे पहले एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू रेवेन्यू एक्सपेंस, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम रेगुलर पेमेंट करते हैं विद इन 12 मंथ्स, ठीक है, तो यहां वापस 12 मंथ का आया। अगर हम 12 मंथ में रेगुलर जो पेमेंट करते रहते हैं तो वो हमारे लिए सारे एक्सपेंस है। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ सैलरी, okay, payment of taxes, payment of octroi, payment of rent, this all are the regular payment as known as revenue expenditure or you can say simple expense, ठीक है। capital expenditure expense नहीं है because purchase of asset is not an expense. capital expenditure means purchase of asset. अब आप देखो तो परचेज asset हम परचेज करते हैं, राइट, asset हम परचेज करते हैं तो पेमेंट तो करते हैं लेकिन वो खर्च थोड़ी है। मान लो आपने 20 लाख की बिल्डिंग ली तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे 20 लाख का खर्चा हुआ। सी इट इज एन इन्वेस्टमेंट, वो हमने कोई चीज खरीदी है, वो एक्सपेंस नहीं है। जबकि ये क्या है कि जो 12 मंथ के अंदर उसका बेनिफिट खत्म हो जाता है। यहाँ क्या है 12 मंथ मतलब ऐसा एक्सपेंस किया है जिसका बेनिफिट हमें 12 मंथ्स के अंदर ही मिल जाएगा, 12 मंथ्स के अंदर उसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। इट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। पेमेंट ऑफ सैलरी 1 मंथ ही मिलेगा बेनिफिट। पेमेंट ऑफ वेजेस थोड़े टाइम के लिए, मतलब जिस टाइम का वेजेस दिया वही, ओके। पेमेंट ऑफ रेंट 1 मंथ के लिए, तो इसी तरह पेमेंट ऑफ स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो दिस ऑल आर द एक्सपेंसेस व्हिच बेनिफिट हुज बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर लेस देन 12 मंथ्स। मतलब 12 मंथ्स के अंदर ही उसका बेनिफिट खत्म हो जाता है, 12 मंथ्स के अंदर ही उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। 12 मंथ से ज्यादा उसका बेनिफिट नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस रेगुलर एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंस जो हम रेगुलरली करते हैं वो होता है एक्सपेंस। नाउ इसी तरह यहां रेवेन्यू, अच्छा, यह रेवेन्यू की मतलब बात है इनकम। रेवेन्यू मींस यहां इनकम, ठीक है। अगर आप पूरा बोलते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रेगुलर एक्सपेंडिचर, अगर आप बोलते हो रेवेन्यू रिसीप्ट दैट मींस रेगुलर रिसीप्ट, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू बोलते हो, ओनली रेवेन्यू, तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ओनली रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। ओनली रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। तो यहां भी क्या है, सिर्फ अगर रेवेन्यू यूज करते हैं शब्द तो इनकम, अगर रेवेन्यू एक्सपेंस यूज करते हैं तो रेगुलर एक्सपेंस, अगर रेवेन्यू रिसीप्ट यूज करते हैं तो रेगुलर रिसीप्ट, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू यूज करते हैं दैट मींस
इनकम। और उसका दूसरा मतलब भी है रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब ऐसे पैसे, मतलब ऐसा पेमेंट जो हमें रेगुलर मिलता रहेगा। मनी इज रिसीव्ड रेगुलरली। आगे भी हमने रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की है। जैसे इसमें आता है सेल ऑफ गुड्स, राइट। गुड्स हम लोग, अगर हमारा बिजनेस मोबाइल का है, अगर हमारा बिजनेस ग्रेन्स का है, तो ग्रेन्स मोबाइल्स हम लोग बेचते रहेंगे, रेगुलर पेमेंट करते रहेंगे, रेगुलर सोल्ड करते रहेंगे, रेगुलर सोल्ड करते रहेंगे, तो हमें पैसे भी रेगुलर मिलते रहेंगे। तो दिस इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। मान लो कि हमने कोई जो शॉप है हमारी, वो हमने रेंट पे दी है, तो रेंट भी हमें इनकम की तरह आता रहेगा, हर मंथ इनकम आती रहेगी, तो इट इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। सो ये क्या होता है कि ये ऐसा रिसिप्ट है जो 12 मंथ्स के अंदर आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलरली मिलता है, तो इट इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू। सिर्फ रेवेन्यू यूज करें तो, ओके। और उसका दूसरा मतलब भी होता है इनकम। तो यहां एक्सपेंस हो गया, ठीक है। रेगुलर पेमेंट करते हैं तो वो एक्सपेंस है, रेगुलर आपको पैसे आते हैं तो वो इनकम है, ठीक है। अगर एक्सपेंस ज्यादा होगा, इनकम कम होगा तो लॉस, अगर इनकम ज्यादा होगी, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट। सिंपल, ओके। इफ revenue, that is income, is more than the expense, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो वो प्रॉफिट हुआ। तो ये सिंपल है। प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला पहले भी रह चुका है, जो हमने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो यहां एसपी का मतलब देखिए कि इनकम, हमारे लिए इनकम है, तो इनकम अगर ज्यादा है और हमारा खर्च कम है, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अवर प्रॉफिट। प्रॉफिट का दूसरा मतलब भी हम गेन भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गेन, ठीक है। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, ठीक है। तो दैट इज अवर प्रॉफिट। मतलब ये क्या होता है, प्रॉफिट आपको कब मिलता है, पूरे साल के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद मिलता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि पूरे साल 12 मंथ्स गए, अब 12 मंथ्स पूरे गए तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे 12 मंथ्स का सारा एक्सपेंस का लिस्ट निकालेंगे, 12 मंथ्स की सारी इनकम की लिस्ट निकालेंगे। अब उसमें क्या होगा, अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, देन इट इज प्रॉफिट। एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 12 लाख है पूरे साल का, मतलब पूरे साल में हमने 12 लाख इनकम आई है, ओके, होल ईयर, ओके। और एक्सपेंस मान लो कि 10 लाख है, पूरे साल में हमने खर्चा 10 लाख के किया, उसके सामने हमें पूरे साल में 12 लाख रुपीस मिले, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, 12 इनकम है, 10 एक्सपेंस है, तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 लाख इज अवर प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट का दूसरा डेफिनेशन भी ऐसे दे सकते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, और जितनी भी ज्यादा है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट क्या होता है, पूरे साल के लिए फाइंड करना होता है, ठीक है। अब लॉस की बात करें तो लॉस इज ऑपोजिट ऑफ प्रॉफिट। यहां देखें तो कॉस्ट माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी, ये तो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब सीपी, यहां सीपी मतलब एक्सपेंस, हमारे लिए एक्सपेंस, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंस, ओके। और एसपी मींस इनकम। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से, देन इट इज नोन एज लॉस, ओके। सो लॉस इज excess of expenditure over income is known as loss, okay। अब वापस एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो कि हमारा एक्सपेंस है वो 15 लाख है, मतलब पूरे साल में हमने 15 लाख का एक्सपेंस किया है, उसके सामने हमने 11 लाख की ही इनकम हुई है। इनकम कितनी हुई, 11 लाख की, ओके। सो इनकम हमारी 11 लाख की है, एक्सपेंस हमने ज्यादा कर दिया तो लॉस ही हुआ। सो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस 15 लाख माइनस इनकम हमारी कितनी है, 11 लाख। सो 4 लाख इज अवर लॉस। मतलब क्या हुआ कि यहां एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है, इसीलिए आपको लॉस हुआ, ओके। सो एक्सेस ऑफ एक्सपेंस
ओवर इनकम, मतलब एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से तो लॉस हुआ, लेकिन कितना ज्यादा है, तो 4 लाख ज्यादा है तो वो 4 लाख हमारा लॉस हुआ। ठीक है, तो ये था आपका एक्सपेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिट और लॉस। अब परचेज और सेल की बात करते हैं। ठीक है, अब परचेज मतलब कोई भी चीज खरीदना, ठीक है, लेकिन बिजनेस में, सॉरी अकाउंट्स में परचेज में स्पेसिफिक टर्म दिया हुआ है। ठीक है, परचेज को एक स्पेसिफिक टर्म दिया हुआ है। अब परचेज और सेल समझने से पहले हम लोग गुड्स का मतलब समझेंगे। ठीक है, गुड्स का मतलब यह होता है कि जिस चीज में हम डील कर रहे हैं वो हमारे लिए गुड्स है। जिस चीज में हम डील कर रहे हैं वो चीज हमारे लिए गुड्स है। मोबाइल शॉप के शोरूम के लिए मोबाइल और एसेसरीज उसकी, वो उसके लिए गुड्स है। ग्रेन मर्चेंट के लिए ग्रेन उसके लिए गुड्स है। फर्नीचर मार्ट के लिए फर्नीचर उसके लिए गुड्स है। स्पोर्ट्स की शॉप है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उसके लिए गुड्स है। ठीक है, मतलब जो चीज में हम डील कर रहे हैं वो उसके लिए, हमारे लिए गुड्स है। सपोज वी आर ग्रेन मर्चेंट, ओके, ठीक है, तो ग्रेन हमारे लिए क्या है, गुड्स है। अगर हम ग्रेन मर्चेंट है तो ग्रेन्स हमारे लिए गुड्स है, राइट। अगर ग्रेन हमारे लिए गुड्स है तो अगर हम ग्रेन को मतलब गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज लिखेंगे। मतलब अगर गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज लिखेंगे। अब मान लो कि हमारी ग्रेन की शॉप है, हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स नहीं है। अगर हम फर्नीचर को परचेज किया तो हम लोग परचेज नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, परचेज ऑफ फर्नीचर। ठीक है, मान लो कि मशीनरी हमने परचेज की तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, मान लो कि हमने फैन परचेज किया तो क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ फैन। ठीक है, अगर हमने ट्यूबलाइट परचेज की है तो परचेज ऑफ ट्यूबलाइट, राइट। लेकिन अगर हम ग्रेन परचेज करते हैं तो सिर्फ परचेज लिखना है, परचेज ऑफ ग्रेन्स नहीं लिखना है। मतलब परचेज इज ओनली डील विथ गुड्स। इफ goods are purchased then it is a purchase, if goods are not purchased then it is known as purchase of asset. okay, अगर हम purchase of goods के अलावा कोई भी चीज परचेज करते हैं तो वो purchase of such thing होता है, जैसे purchase of furniture, purchase of fan, purchase of tubelight, purchase of टेबल एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसको परचेज ही बोलेंगे। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपको सिर्फ बोला है कि परचेज ऑफ 5000 इज मेड, दैट मीन्स आपको समझ जाना है कि गुड्स ही परचेज किया है, बिकॉज सिर्फ परचेज यूज किया है, दैट मीन्स गुड्स के रिलेटेड है और सिर्फ गुड्स ही परचेज किया है। ठीक है, अब सेल की बात करें तो सेल, अगर हम गुड्स सोल्ड करते हैं, जिस चीज में हम डील करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, और उसी गुड्स को हम सोल्ड करते हैं तो वो सेल्स कहते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज सेल्स। अगर हम किसी और चीज बेचते हैं, जैसे फर्नीचर, मान लो हमारा पुराना हो गया बिजनेस का, सी वी आर ग्रेन मर्चेंट, सो ग्रेन इज गुड्स फॉर अस, ग्रेन इज गुड्स फॉर अस, ऑल द अदर थिंग्स अदर देन ग्रेन्स इज नोन एज असेट। ओके, तो अगर हमने ग्रेन सेल किया तो सेल लिखेगा, लेकिन अगर हमने मान लो कि फर्नीचर हमारा पुराना हो गया, अब फर्नीचर हमारा पुराना हो गया तो उसको हम सोल्ड कर देंगे। ठीक है, अगर हम उसको सोल्ड कर देते हैं तो क्या लिखेंगे, सेल ऑफ फर्नीचर। इसी तरह फैन, ट्यूबलाइट, टेबल, एसी, कोई भी चीज अगर वो खराब हो गई है या तो कोई भी रीजन से, मान लो हमें पसंद नहीं आ रही, तो भी हम बेच सकते हैं। व्हीकल है तो हम लोग बेच देंगे, तो वो चीज हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेल ऑफ सच थिंग, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फैन, सेल ऑफ ट्यूबलाइट, सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। ओके, लेकिन अगर हम गुड सोल्ड करते हैं तो वो सेल्स करते हैं, उसका सिर्फ सेल मतलब होता है। मतलब अगर ऐसा बोलते हैं एग्जाम्पल में कि सेल ऑफ 5000 इज मेड,
दैट मीन्स हमने गुड्स ही सोल्ड किया है और कोई भी चीज हमने सोल्ड नहीं की, तो उसका मतलब होता है सेल्स। ठीक है, सो ओनली सेल्स का मतलब गुड्स आर सोल्ड। अगर ऐसा बोलता है कि सेल ऑफ फर्नीचर, देन फर्नीचर सेल किया, लेकिन ओनली सेल यूज किया है शब्द, दैट मीन्स वो सेल ऑफ गुड्स ही है। ठीक है, सो आप याद रखिए कि परचेज और सेल वो पूरा गुड्स पे डिपेंड है। ठीक है, अगर गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज है, अगर इसके अलावा और कोई भी चीज परचेज करते हैं तो वो परचेज नहीं है, वो परचेज ऑफ फर्नीचर है, परचेज ऑफ फैन है, परचेज ऑफ ट्यूबलाइट है, परचेज ऑफ प्लांट है, परचेज ऑफ मशीनरी है, परचेज ऑफ बिल्डिंग है। लेकिन परचेज सिर्फ परचेज नहीं है। इसी तरह हम गुड्स को सेल करते हैं तभी सेल होगा, वरना और कोई चीज सेल करेंगे तो वो सेल ऑफ फर्नीचर होगा, सेल ऑफ प्लांट होगा, सेल ऑफ मशीनरी होगा, सेल ऑफ बिल्डिंग होगा। ठीक है, सो परचेज एंड सेल्स आर बोथ रिलेटेड टू गुड्स। इफ गुड्स आर परचेज देन इट इज परचेज, इफ गुड्स आर सोल्ड देन इट इज सेल्स। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।